एवरीवन वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज के व्लॉग में ये रहेगा कि मैं आज आपको इंग्लिश का पूरा एसएससी सीजीएल का सिलेबस दिखा रही हूँ। इस सिलेबस में मैं आपको ग्रामर भी दिखा रही हूँ और वोकैबुलरी दिखा रही हूँ और फिर किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसमें एक्चुअली ये क्या है ना कि आप लोगों को इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा समझ नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि ग्रामर है लेकिन ग्रामर है नहीं, सिलेबस में नहीं है। क्योंकि ग्रामर पढ़ना है लेकिन ग्रामर का हमें यूज़ करना है इन सारी चीज़ों में। तो मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप लोगों को ये सही लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मैं आप लोगों को अच्छे से इसको डिटेल में बता देती हूँ। फिर उसके बाद भी एक और चीज़ की वीडियो मैं इसी में अभी ऐड ऑन करूँगी। इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन 2027 के लिए करने वाले हैं, तो उनका कैसे टारगेट बनेगा, वो कैसे पढ़ सकते हैं कि उनका 7th to 8th मंथ में हो जाए सिलेबस कंप्लीट और 3-4 महीने बच जाएँ कि वो रिवीजन भी कर पाएँ। तो वो मैं अच्छे से बता दूँगी और मेरा भी ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। मैं 1st ऑफ मार्च तक मेरा टारगेट है कि कंप्लीट करना, और 1st ऑफ मार्च को मैं आप लोगों को भी वीडियो बना बना के बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या किया। मैं मतलब आप लोगों को फुल प्रूफ अपने सारे नोट्स भी दिखाऊँगी और फिर मैंने कहाँ-कहाँ टारगेट बनाए थे वो सारी शीट्स सब कुछ दिखाऊँगी, जो पुराने मैंने जो बनाए थे पहले 6 महीने पहले। तो इंग्लिश का मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। तो इंग्लिश का ये सीक्वेंस में आप लोग पढ़ सकते हो। मैंने रानी मैम से पढ़ा है। अगर आपने इंग्लिश का टीचर नहीं चूज़ किया तो आप एक बार रानी मैम का यूट्यूब पे जाके कोई भी वीडियो देखना। अगर अच्छा लगे तो बैच ले लेना। मैं श्योर हूँ कि आपको 80 to 90% वो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं इंग्लिश पढ़ रही थी, तो स्टार्टिंग में इंग्लिश में मुझे भी टीचर समझ नहीं आ रहे थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने पूछा था किसी से, या मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे थे। तो काफ़ी लोग के सजेशन में रानी मैम थी और काफ़ी सही लगा मुझे, और फिर मैंने उनका कोर्स परचेज़ किया। फिर उसके बाद मैं किसी भी टीचर का नहीं देखी। सेम मैथ में भी यही हुआ। जब मैंने मैथ का कोर्स, मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से अभी तक का पूरा देखा है। लेकिन अब मेरी ये कंडीशन है कि रानी मैम का भी मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और गगन सर का भी बहुत अच्छे से आ रहा है समझ। लेकिन स्टार्टिंग में जब 10 से 15 दिन एक एक चैप्टर भी पढ़ लो ना, तभी भी कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हैं। जैसे इतनी सारी क्लासेस हम करते हैं ना, तो हम भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें समझ आया कि नहीं आया। लेकिन चीज़ों को रिवाइज़ करने से और अच्छा समझ आता है। जैसे टीचर बोलते हैं ना कि आगे पढ़ रहे हो तो पीछे का भी रिवाइज़ करते जाओ। तो जब तक हम पीछे का रिवाइज़ नहीं करेंगे ना, तो हमें नहीं समझ आएगा। और एक कमेंट आया था कल वाली वीडियो में कि आप रो-रो के बोल रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कल मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा था क्योंकि कल मेरा फ़ास्ट था। और थोड़ा-सा हो जाता है ना कि थोड़ा-सा एनर्जी लो हो जाती है, तो बॉडी थोड़ा-सा हो जाता है वैसा। तो उस हिसाब से मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा था, लेकिन आज फर्स्ट क्लास निकलेगा क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छे से खाया है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इंग्लिश ग्रामर में ये सीक्वेंस मैंने रानी मैम से पढ़ा है। मैं आप लोगों को एक वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था अपना कि पेड बैच मेरा कौन-कौन सा मैंने लिया हुआ है। तो सारे मैंने पेड बैच आप लोगों को दिखाए थे। तो मैं अच्छे से इसको समझा देती हूँ जो मैंने लिखा है जो, ठीक है? इसके बाद मैं आप लोगों को मैथ्स का बता दूँगी नेक्स्ट डे के व्लॉग में, या 3-4 वीडियो मतलब 2-3 दिन के अंदर ही मैथ्स का भी मैं आप लोग को बता दूँगी। इस वीडियो में मैं इंग्लिश का बता दे रही हूँ और फिर मैं आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बता दूँगी। अभी मैं ये आप लोगों को 2 मिनट में समझा दे रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ना, पहले ग्रामर का सेक्शन है। ग्रामर में आप लोग देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट है। ये यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच है, कंजक्शन है, सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट है, वर्ब है, टेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो अगर काफ़ी लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, उन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप इस सीक्वेंस में पढ़ सकते हो। लेकिन ये नहीं बोल रही कि ये सीक्वेंस मतलब हर टीचर इसी सीक्वेंस में पढ़ाते हैं। रानी मैम इसी सीक्वेंस में पढ़ाती है पेड बैच में। तो मैं उन्हें उसी सीक्वेंस में सारा ग्रामर का लिखा हुआ है। आप लोग चाहो तो जिस जिस टीचर से पढ़े उसके सीक्वेंस के अनुसार पढ़ सकते हो। लेकिन अब अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें मैम ने क्या किया है ना कि सारे जो हार्डर टॉपिक है उन्हें पहले ही कवर कर दिया है, और सारे जो थोड़े इजी टॉपिक है उन्हें मैम ने थोड़ा बाद में पढ़ाया है। क्योंकि उससे क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, बाद में हम थोड़े थोड़े बोर हो जाते हैं। इस वजह से उन मैम का पढ़ाने का यही सीक्वेंस है। तो उसी सीक्वेंस में मैंने सारे ग्रामर के चैप्टर्स लिखे हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखना चाहते तो नीतू मैम की बुक भी ले सकते हो पढ़ने के लिए, उनसे भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। लेकिन मैंने रानी मैम से पढ़ा है, तो आप लोग इसीलिए आप लोग अगर कोई किसी को समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश का टीचर, तो एक बार रानी मैम का एक वीडियो देख के देना, कोई भी एक देख के देखना। अगर अच्छा लगेगा तो फिर मुझे बताना कमेंट में। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे ये सारी सीक्वेंस है ना, जैसे आप लोग देख सकते हो नरेशन, तो डायरेक्ट नरेशन, ये सारी चीज़ ना इस फॉर्म में, क्वेश्चन इस फॉर्म में आते हैं एग्जाम में, स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में आते हैं। तो जब तक हम ये सारा ग्रामर का पोर्शन नहीं पढ़ेंगे ना, तो ये सब हमसे नहीं बनेगा। जैसे कुछ कुछ तो डायरेक्ट है, देखो नरेशन है, यहाँ पे भी नरेशन है, यहाँ पे वॉइस है, यहाँ पे भी एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट है। लेकिन जैसे पैरा जंबल है, तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक इन सब से फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब के क्वेश्चन हमसे बनेंगे नहीं। तो उसके लिए हमें ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है। और अभी मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे हूँ 14th पे हूँ, तो मेरे 2 टॉपिक बचे हैं, फिर मैं रिवाइज़ करूँगी स्टार्टिंग से।
तो ये है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत हो। ये इनके फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, स्पॉटिंग एरर के, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, फिल इन द ब्लैंक्स के, क्लोज टेस्ट के, इस फॉर्म में आते हैं। तो अभी मैं उनका प्रैक्टिस बैच भी करूँगी, तो उसमें मेरा हो जाएगा। और आप लोगों को मैं एक बार वोकैबलरी बता देती हूँ। तो वोकैबलरी में मैं जैसे कि है ना, रूट वर्ड्स है, कंफ्यूज वर्ड्स है, सिनोनियम्स है, इडियम्स है, एंटोनियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रपोजिशन, स्पेलिंग एरर, तो ये सारे वोकैबलरी के पार्ट हैं। तो ये और आप लोग को बता दूँ कि जैसे जो जो मैंने स्टार्ट किया है ना, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वोकैबलरी से इसका वेटेज और इसका वेटेज लगभग एग्ज़ाम में बराबर है। तो वोकैबलरी भी बहुत ज़रूरी है। वोकैबलरी से टोटल आपको 12-13 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बच्चे रोज़ वोकैबलरी याद करते हैं। वोकैबलरी मैं भी डेली पढ़ती हूँ। मैं प्रीवियस ईयर की बुक से पढ़ रही हूँ, वो मेरा हो जाएगा कंप्लीट। तो फिर मैम की नोट से पढ़ूँगी और मैम की जो भी क्वेश्चंस या सीट है मैं उसी से पढ़ूँगी। मैं ब्लैक बुक से नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि मैथ्स पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और इस पे भी फोकस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि इस पे मैं ये फोकस है ना कि जितना मैम ने पढ़ाया मैं उतना ही पूरा पढ़ूँगी, उसी के सर्कल के अंदर सारा पढ़ूँगी, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ूँगी। एक्स्ट्रा में मैंने बस एक पीवाई की बुक ली है, तो मैं उससे सॉल्व करूँगी। तो ये है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो तो प्रिपरेशन कैसे करनी है 7 से 8 महीने में, उसके बाद रिवीजन भी कैसे करना है। अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2026 के लिए तो फ़िलहाल मैं नहीं अभी बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था 2026 के लिए बहुत जल्दी, अभी 3 महीने में सिलेबस नहीं हो सकता है बहुत, मतलब हाँ कर सकते हैं, इम्पॉसिबल भी नहीं है, कोई ठाने तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 2027 के लिए मैं अच्छे से बता रही थी, जो बिगनर है ना उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो वो देख सकते हैं। और जो 2026 के लिए कर रहे हैं, तो वो तो मेरे साथ ही हैं, तो वो भी मैं बता दूँगी मैं कैसे रिवीजन करी उस हिसाब से। तो इसमें क्या है कि जैसे आप पहले ना सारे मंथ को डिवाइड कर लो, तो मैंने दिसंबर तक के सारे मंथ लिख लिए। तो उसमें भी मैंने ऐसे ही किया था, जब मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम मैंने सारे मतलब डिवाइड कर लिए थे। अगस्त में तो मैंने ऐसे ही पढ़ा था, बिना डिवाइड किए ही पढ़ा था। और अगस्त के बाद सितंबर के बाद मैंने अक्टूबर से थोड़ा सा डिवाइड करना स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरा हो चुका थोड़ा सिलेबस, तो जितना हो चुका था उस सिलेबस को मैंने हटा करके फिर से मैं दिखाऊंगी, वो वाला मैं कंप्लीट हो जाएगा ना मेरा सिलेबस। तो ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको कितने मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे मैंने अपना टारगेट लाया था 6 मंथ का, लेकिन फिर हो जाता है थोड़ा मोड़ा एक्सटेंड, मेरा 1 मंथ एक्सटेंड हो गया है, जैसे कि फरवरी हो गया अभी, इस मंथ में तो किसी तरह मुझे करना है और हो भी जाएगा, क्योंकि उतना काफ़ी ज़्यादा नहीं बचा है। जनवरी में नहीं हो पाया, थोड़ा-सा मैंने अपने आप को दिया था 6 मंथ का टाइम कि 6 मंथ में मुझे करना है, तो थोड़ा-सा लेट 1 मंथ बढ़ गया। आप लोग भी डिसाइड कर लो कि आप लोग को 6 मंथ में करना है, 7 मंथ में करना है, 8 मंथ में सिलेबस करना है। अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो उस हिसाब से आपको स्पीड रखना पड़ेगा, बहुत कम टाइम दे रहे हो, तो बहुत ज़्यादा स्पीड आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा। उस हिसाब से सोच लो। अगर आप लोग 8 मंथ भी दोगे ना, अगर आप लोग 8 मंथ भी दोगे ना, तो बहुत सही है, लेकिन उतना प्रेशर मत डालो। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था स्टार्टिंग में, मैं इतना इतना पढ़ रही थी और फिर बाद में मैंने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा स्लो किया था, क्योंकि थोड़ा सा मैं सोची थी थोड़ा साथ में रिवीजन भी करते रहूँ। 8 महीने ठीक है, काफ़ी है, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया था जुलाई में क्या हो गया कि मैं मेरा बीटेक हुआ ही था, इतने सारे मेरे कॉलेज के ड्राइव्स हो रहे थे, हुए जा रहे थे एक के बाद एक के बाद एक, तो मुझे उस टाइम पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने डिसाइड कर लिया था, मैंने कोर्स ले लिया था, लेकिन जुलाई के पूरे मंथ में मैं पढ़ ही नहीं पाई। तो मैंने अगस्त से ही सही से स्टार्ट किया था पढ़ना। तो जैसे जैसे आपने 8 मंथ में डिवाइड कर लिया, और नेक्स्ट ईयर का अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रही हो तो बहुत सही है, क्योंकि मैंने तो अगस्त में स्टार्ट किया था। अगर मैं इस टाइम पे की होती ना प्रिपरेशन, तो अभी तो मेरा कंप्लीट भी हो चुका होता। तो जैसे देख सकते हो ना मार्च में, तो जैसे जैसे आप ना टॉपिक डिवाइड कर लो, 5 टॉपिक कर लो, 5 टॉपिक कर लो मैथ्स के। अर्थमेटिक मैथ्स कर लो पहले। ये क्या बोलते हैं, मैथ्स का एक बार सिलेबस मैंने दिखा चुका है, मैं एक बार और मैथ्स का सिलेबस दिखा दूँगी। तो जैसे आप कर सकते हो ना, कितने टॉपिक हैं मैथ में कि एडवांस में और मिला के काफ़ी सारे टॉपिक हैं। मेरे हिसाब से मैंने हर मंथ में 5-5 टॉपिक किए, और इस मंथ में मैंने 6 टॉपिक किए जो मेरे बच गए थे लास्ट के। तो आप 5-5 टॉपिक डिवाइड कर सकते हो, हर महीने में 5-5, तो आपका ना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टाइम से। मतलब कि 5 टॉपिक, मतलब कि जैसे आपने परसेंटेज किया, रेशियो किया, प्रॉफिट एंड लॉस किया, प्रॉब्लम ऑन एजेस किया, डिस्काउंट किया, ऐसे 5 चैप्टर कर लिया आपने एक महीने में। तो आप लोग ऐसे कर लोगे तो हो सही रहेगा। फिर आप एक रिवीजन मार सकते हो नवंबर दिसंबर में, फिर डबल रिवीजन मार सकते हो जनवरी फरवरी में, और जब भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपका कितना बार रिवीजन हो चुका होगा। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। और इंग्लिश का ऐसे करो कि इंग्लिश का आपको 3 मंथ में कंप्लीट करना है। तो इंग्लिश का आप लोग ऐसे कर सकते हो, एक लेक्चर देख सकते हो पर डे के हिसाब से। एक लेक्चर आप पर डे के हिसाब से देखोगे ना, तो अगर आप अभी मार्च में भी अगर आप सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपका मई तक इंग्लिश ख़त्म हो जाएगा।
अगर आप लोग वोकैबुलरी और ये बैलेंस कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं ऐसे बता रही हूँ कि एक लेक्चर ग्रामर का देखते रहो, साथ में आप ब्लैक बुक प्रैक्टिस करते रहो। ब्लैक बुक नहीं, अगर आपको करना है, अगर मैम का कोर्स करना है या फिर किसी भी टीचर का वोकैबुलरी का कोर्स करना है तो साथ में वो भी कर सकते हो। अगर आपसे दोनों बैलेंस नहीं हो रहा है तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था ना, कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था अगस्त में, तो स्टार्टिंग के एक दो महीने तो अगस्त सितंबर और अगस्त सितंबर मैंने दोनों बैलेंस करके चला, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने छोड़ दिया ग्रामर। फिर मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में मैंने पूरा कोर्स की देखा मैम का ग्रामर को और नोट्स बनाया। फिर उसके बाद फिर मैं जनवरी से वापस से ये करने लग गई फिर से ग्रामर। 3 महीने मैंने वोकैबुलरी किया, सॉरी, फिर उसके बाद मैं वापस से ग्रामर करने लग गई। तो आप लोग भी ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसे आप करोगे ना तो जैसे 3 महीने में ये ख़त्म, इंग्लिश ख़त्म। इंग्लिश को अगर अगर आप लोगों को वोकैबुलरी ग्रामर के बाद शुरू करनी है तो यहाँ से आप वोकैबुलरी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको डेली वोकैबुलरी करना है, ग्रामर रिवाइज करते रहना, ऐसे आपका 5 महीने में भी ये कवर हो जाएगा इंग्लिश का। मैथ्स करने में तो आप लोग को टाइम लगेगा ही, क्योंकि मैथ्स का बहुत वास्ट सिलेबस है। और रीजनिंग का हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वन शॉट वीडियो देख लो। वन शॉट आप किसके देख सकते हो, मैंने टीचर बताए थे, मैं किसी भी रैंडमली टीचर के देख लेती हूँ। मैं 2 टीचर बताऊँगी, पीयूष सर के देख सकते हो या तो दीपक सर के देख सकते हो, दोनों में से किसी एक टीचर के आप देख सकते हो। मैंने तो यही 2 टीचर का अभी तक फ़िलहाल देखा है। आप वन शॉट देखना रीजनिंग में वन शॉट देखोगे ना तो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद रहा ग्रामर जीके का तो आप देखते रहो, प्रमार सर का देखो या फिर जो भी आपने टीचर चूज़ किया उसका देखो। तो स्टार्टिंग में जीके हेडेक मत लो, ये तीन सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे ना तो फिर उसके बाद जीके करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और आप लोगों को कुछ और पूछना तो मैं तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आज के मतलब अब डेली मैं डाला करूँगी अपनी डेली व्लॉग्स। इसके नेक्स्ट बार तो मैं नाइट स्टडी व्लॉग ही डालूँगी, फिर उसके बाद मैं ट्राई करूँगी मैं डेली डेली का ही व्लॉग डाल दूँगी, ठीक है। तो आप भी अच्छे से पढ़ो, मैं भी अच्छे से पढ़ती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। मैं ठीक से समझा पाई हूँ आपको तो बताना, नहीं तो मैं और अच्छे से भी समझा दूँगी, ठीक है। मैं इस चीज़ को भी एक बार पहले से अच्छे से लिख के रख लूँगी, मैं तो इसी टाइम लिखी हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया है, ठीक है। मैंने जिस तरह से कैसे किया था मैंने उसी तरीके से समझाया है कि कैसे कैसे मैंने किया था। तो ठीक है, आप लोग लाइक कर देना मेरी वीडियो को, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।